अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम जगलोट। आई नो आपने मेरी पिछले एपिसोड में देखा था, मेरा सफ़र पिंडी के अंदर ख़त्म हुआ था और आज मैं जगलोट पे पहुंच गया हूँ। तो जनाब समरी ये है कि मैंने वैसे आना था ड्राइव करके फेरी मेडोज़, लेकिन मुझे एक ग्रुप मिल गया। थैंक यू टू PDMC जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करूँ फेरी मेडोज़। तो जल्दी से रात को मैंने बस में बैठकर ग्रुप को ज्वाइन किया और हम लोग बालाकोट और नारायण गागान से होते हुए रात को पहुंच गए थे रायकोट के ब्रिज के ऊपर। इधर होटल्स वगैरह क्योंकि पास अवेलेबल नहीं थे, तो जगलोट के पास जाके हम सबको जो है होटल मिला। तो जगलोट पे नाश्ता करने के बाद तकरीबन आधे घंटे की बस राइड के बाद हम लोग आ गए अपने मेन पॉइंट यानी रायकोट ब्रिज के ऊपर। ऑल राइट जी, रायकोट पहुंच गए हम और यहाँ पे हम लोग अब जीप्स बुक करवाएंगे और जैसे ग्रुप्स की पूरी जो है वो जीप्स की तैयारी हो जाती हैं, फिर हम जाएंगे इन पहाड़ों से वो ऊपर की तरफ। लो जी, अपनी जीप तो आ गई है और यही ट्रैक है जनाब, इन पत्थरों में से होते हुए जाना है। और जो लोग कहते हैं दिस इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एडवेंचरस एंड डेंजरस रोड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। देखते हैं जनाब, गर्मी आज शदीद है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और लग पता जाना है जब जहाँ पे जीप ने हमें यहाँ से तकरीबन है ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स, वे जो जीप जो है उसमें लेगी ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद 4 घंटे की ट्रैकिंग है जो असल चैलेंजिंग काम है। तो दिल को थामे सफ़र स्टार्ट हुआ हमारा रायकोट से तातू विलेज की तरफ। शुरू की चढ़ाइयाँ तो ज़रा ट्रेलर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ तो रोड तंग होना स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से आपकी जीप जा रही होती है और इस तंग सड़क पे दूसरी तरफ से भी जीप आ जाए तो मुश्किल से रास्ता मिलता है। इन टूटे फूटे और खतरनाक रास्तों पे ड्राइव करना वाकई एक सर्टिफाइड स्किल है। इस सिंगल ट्रैक पे सब जीप ड्राइवर्स की एक दूसरे को जगह देने के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और फिर जगह ना मिले तो तब तक रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है जब तक कोई गैप ना मिल जाए। और इस खतरनाक रोड पे एक जीप को अगर कुछ हो जाए तो सब ड्राइवर्स उसकी हेल्प के लिए वहीं रुक जाते हैं। जी ब्रेक लग गई है, जीप की चेक करें ज़रा क्या मसला हुआ। हाँ जी, क्या इशू हुआ? कम पै गया? क्या पंचर हो गया?
ओबे देखो हम सबसे एंड पे निकले थे, हम सबसे आगे आए। बस इसलिए आपने सबको रोक दिया। सबको रोका क्या नहीं? लो जी, टायर हो गया पंक्चर और सबसे पहली जीप का हुआ है। चलो इसी बहाने थोड़ा कमर सीधी करने का मौका मिल गया। ये तिरछे पहाड़ों पे रास्ता देख रहे हैं, ये सारा कवर करके आए हैं हम और अभी वापस भी जाना है। एक जरा सी गलती और हल्का सा गलत कट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। खैर टायर चेंज करने के बाद सारी जीपें एक दफा फिर निकल पड़ी। ओके जी, वो आ गया सामने तातू विलेज। तो 1.5 घंटे की ये ख़तरनाक तरीन जीप ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए तातू विलेज में। तो अब टाइम आ गया है कमर कसने का, क्योंकि ये जीप्स का आखिरी पॉइंट है और इससे आगे अब 4 घंटे की ट्रैकिंग करके ऊपर जाना है। ऑल राइट गाइज, जीप्स ने हमें ड्रॉप कर दिया। पीछे जो आया था वो था तातू विलेज, और इस जो पीछे वाला छोटा और विलेज है इसको मुझे जीप वाले ने बताया येल विलेज भी कहते हैं। तो है ये कंटिन्यूस इसी तातू विलेज का ही पॉइंट। तो यहाँ पे सब हो गए ड्रॉप, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रैकिंग विच विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। ट्रैकिंग करते हैं और आपको ट्रैकिंग का रास्ता दिखाता हूँ। ट्रैकिंग का पहला हाफ काफ़ी टफ है। सख्त गर्मी, चटीले पहाड़, पाथ के ऊपर डस्ट और वो भी स्टीप। रास्ता काफ़ी स्टीप है, इसलिए रुक रुक के जाना बेहतर है, बिकॉज धूप बहुत तेज है। जी इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर मैंने कर लिया, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, 1.5 घंटा हो गया। 12 बजे ऑलमोस्ट मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। नॉर्मल लोगों ने लेना है 4 घंटे और मैं लोगों का देखना 6 घंटे, क्योंकि
बड़े सुकून से मैं जा रहा हूँ, सारा ग्रुप आगे चला गया है और वो जो मेरी सोलो ट्रैवलिंग वाली फ़ील होती है वो अब आना स्टार्ट हो गई है। तो आराम आराम से रुक रुक के लोकल लोगों के साथ बातें करते हुए, नेचर की साउंड्स को एंजॉय करते हुए एक एक कदम को करता हूँ मैं जा रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि आप सबको भी एक एक लम्हा दिखाऊँ ताकि आप भी इसको एंजॉय भी कर सकें, प्लस जिन्होंने ये फ्यूचर में ट्रैकिंग करनी भी है उनको ये पूरा पाथ भी देखने को मिल सके। वैसे ट्रैकिंग करते वक्त इतना हैवी बैग कभी लाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, व्लॉगिंग की वजह से आपको इतने हैवी इक्विपमेंट लेकर आने ही पड़ते हैं। ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी थ्रू आउट आपके साथ साथ चलता है और साथ ही छोटे छोटे चश्मे भी देखने को मिलते हैं। रास्ते में कुछ बारीक और ख़तरनाक पॉइंट भी आएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं। रास्ता तो ड्राई और डस्टी है ही, ऊपर से खच्चर गुजरते हुए अलहदा आपको टेंशन देते हैं। खैर, अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी और फूल आना स्टार्ट हुए तो ट्रैक थोड़ा बेहतर लगना शुरू हुआ। पानी से नहीं भरते हैं बोतल में। ग्रीनरी स्टार्ट होने के बाद अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ साथ लोगों की गैर जिम्मेदारी और ट्रैश देखकर दुख भी बहुत हो रहा था। तो तकरीबन 2 घंटे बाद आ जाता है इस पूरे ट्रैक का मिड पॉइंट और साथ ही मिडवे होटल, जहाँ रुक कर चाय शाय पी लेनी चाहिए, एनर्जी ज़रा रिफ्रेश हो जाती है। मेडिसिन चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी है, बहुत ज़्यादा। ये बात आपसे क्या है, जो फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग कैसे होगी? हाफ पॉइंट गुजरने के बाद ट्रैक वाकई अब मज़े का हो जाता है, बिकॉज दरख्तों की वजह से अब छाँव भी आ जाती है और सरफेस पे भी अब वो वाली लूज डस्ट नहीं रहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आपको
फिर भी मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है चाचा? कितना वज़न उठाया हुआ चाचा? कितना पैसा लेते हो एक चक्कर का? पैसा हाँ, पैसा ये उठाने का कितने पैसे लेते हो? ये किलो को 70 रुपए किलो के हिसाब से। खुदा से हमेशा दुआ करनी चाहिए। कुशादा रिस्क की तो सब करते ही करते हैं, लेकिन आसान रिस्क की भी करनी चाहिए। आसान और कुशादा रिस्क वेरी डिफ़िकल्ट। बाबा जी की उम्र मेरा ख़्याल है कोई 60 प्लस होगी, और इतना हैवी सामान वो उठा के लेके जा रहे हैं 70 रुपये पर किलो के हिसाब से। और मेरा ख़्याल है इन्होंने शायद कोई 40-50 किलो उठाया हुआ था। ओके जी, ऑलमोस्ट देयर। अराउंड 5 मिनट्स रह गए हैं और मुझे ऊपर जो है वो कॉटेजेस नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। सामने नागा पर्वत है। और फाइनली 5-6 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच गया फेरी मेडोज़ की कैंपिंग साइट पे। तो ये है वो साइड जहाँ सब लोग इस बड़े पहाड़ नागा पर्वत यानी किलर माउंटेन को देखने और सर करने के लिए आते हैं। ऑलराइट जी, कैंप्स वगैरह सबको असाइन हो गए हैं। मुझे जो है वो कॉटेज दिया गया है
ग्रुप की तरफ से स्पेशल थैंक्स टू PDMC पाकिस्तान डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, जिन्होंने मेरा यहाँ पे सारा का सारा अरेंज किया हुआ है। और आप भी अगर अपने टूर्स वगैरह प्लान करना चाहते हैं तो आप भी जो है PDMC कंपनी के साथ अपने ट्रैवल्स प्लान कर सकते हैं। कमिंग टू द समरी ऑफ द ट्रैकिंग, जो कि मैं पूरा अभी नीचे से करके आया हूँ, तो नंबर 1 पे आ जाता है डिफ़िकल्टी लेवल। तो अगर मैं इसको 10 में से मार्क्स दूँ तो आई थिंक ये 8 तक जाता है डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर। यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्टीप बहुत ज़्यादा है ट्रैक, और पत्थर वाला है, थोड़ा थोड़ा स्लिप भी होता है। अगर मैं टोटल ट्रैक देखूं, उसका 50% जो ट्रैक है वो बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा स्टीप है और बहुत ज़्यादा टफ़ है। और सामान के साथ मैं उठा के आया हूँ, मेरी तो जो है ना बस हो गई है। मैंने उसके ऊपर भी नहीं लादना था, खच्चर के ऊपर भी, बिकॉज़ मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह ऐसे थे जो सेंसिटिव थे। और सेकंड हाफ़ के बाद जो आपका पाथ है वो थोड़ा सा जो है वो उसकी स्टीपनेस कम हो जाती है और थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो उसके बाद वाला जो जर्नी है वो ज़रा ठीक है, लेकिन तब तक आपकी हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई होती है। तो आई मस्ट से इट्स अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, जो कि आपको जीपें जहाँ से उतारती हैं तातू विलेज से फेरी मेडोज़ तक। सेकंड नंबर पे आ जाता है ट्रैकिंग का टाइम। तो नॉर्मली जो लोग कहते हैं वो कहते हैं 3 से 3.5 घंटे, लेकिन मैं क्योंकि बहुत स्लो आता हूँ वीडियो बनाता हुआ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके आया हूँ। मैंने तकरीबन 6 घंटे लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून से, आपने देखा होगा कैसे मैं स्टे करता हुआ एंजॉय करता हुआ आया हूँ बेसिकली। लेकिन जो मेरे ग्रुपमेट्स थे नॉर्मली वो 4 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गए थे, मेरे से काफ़ी देर पहले पहुँच गए थे। तो ट्रैकिंग टाइम आप ज़हन में रखें कि 3 से 4 घंटे ही आपको लगेंगे तातू विलेज से फेरी मेडोज़ आते तक। और थर्ड नंबर पे आ जाता है टेरेन, यानी कि इसका जो सरफेस है जिस पे आपने वॉक करके या ट्रैक करके आना है वो कैसा है। तो जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल मट्टी वाला है। पहला हाफ़ जो है आपका, यानी आपके पहले 2 घंटे जो हैं वो काफ़ी मट्टी वाला ट्रैक है, और जैसे ही आपका हाफ़ हो जाता है उसके बाद वाला जो टेरेन है वहाँ पे थोड़ा सा फिर ज़रा अच्छी वाली मट्टी आ जाती है और ज़रा सॉफ्ट मट्टी होती है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ टेरेन। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि रास्ता जो है वो खूबसूरत कितना है, मज़ा आता है उसकी ट्रैकिंग करने में या नहीं आता। तो वही वाली बात है, जो पहला हाफ़ है वो बहुत ज़्यादा रफ़ है, ड्राई है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, सनलाइट डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ रही होती है। लेकिन जैसे ही आपका हाफ़ हो जाता है, साथ ही आपका फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और ये जो ज़बरदस्त पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आप इन दरख्तों के बीच में से होते हुए जो है वो आप फिर हाफ़ जो आपका रिमेनिंग है ना वो आपका फिर इसी तरह ही है। तो आप समझ लें कि पहले 2 घंटे जो हैं वो थोड़े से ड्राई, रफ़ और डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जो बाद वाले 2 घंटे हैं वो आप थोड़ा सा इंजॉय करते हुए आएँगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाती है कि जो पूरा का पूरा पाथ है उस पर क्लीनलीनेस का क्या फैक्टर है। ये मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है इस ट्रैक के ऊपर, सब क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी की बोतलों बेशुमार आपको नज़र आएंगी, और बिस्किट, चिप्स और रैपर्स देख के बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ जब भी आप लोग यहाँ पर आओ, जब भी कोई चीज़ें खाया करो तो प्लीज़ उनके रैपर्स या बोतल जो एम्प्टी हैं उनको अपने बैग में डाल दिया करो। जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ तो यहाँ पे अपना वो जो बैग है जिसमें आपका वेस्ट है उसको इधर डस्टबिन में डाल दिया करो। उसके बाद आ जाता है कि ट्रैक के अंदर अगर आपको खाने पीने की कोई फैसिलिटीज़ हों चाहिए हो तो वो हैं या नहीं है। तो फ़र्स्ट हाफ़ जहाँ पे बेसिकली होता है आपका, वहाँ पे आपको 3-4 टक शॉप्स जो हैं वो मिलती हैं जहाँ पे आप चाय भी पी सकते हो। मैंने भी वहाँ पे बैठ के अच्छा बड़ा टाइम गुजारा, बड़ा मज़ा आया। और यानी आपको ना कोई 1-1 घंटे बाद आपको कोई टक शॉप मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे पानी भी मिल जाता है। उनके पास चश्मे का पानी कहीं ना कहीं से वो एक लाइन उन्होंने ली के अपने पास अरेंज की होती है। उसके अलावा भी पानी की बेशतर जो है वो स्ट्रीम्स आपको मिलती रहती हैं, तो इतना इशू होता नहीं है। लेकिन एम्प्टी बोटल्स अपने साथ रखें, और जब कोई चश्मा है वहाँ से पानी फिल कर लें, या जो कोई टक शॉप आए वहाँ से भी आप चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग द ट्रैक। तो कोई सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आती कि आपको कोई जानवर मिले ना। रेप्टाइल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इतने कोई, और बड़े जानवर तो वैसे ही नहीं है। मासूम जानवर अब बेचारे गाय, भैंस और बकरियाँ वगैरह यही सिर्फ आपको मिलती हैं। और बाकी लास्ट में रह गया कि यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह के क्या रेट्स होते हैं। काफ़ी डिफरेंट होते हैं, कैंप्स के अलहदा होते हैं, और ये जो वुडन कॉटेजेस हैं इनके अलहदा होते हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें वो एक बड़ा सा वुडन होटल स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, इसके भी अलहदा होते हैं। ग्रुप टूर्स को ये ऑब्वियसली पर पर्सन चार्ज करते हैं, जिसमें ये फूड वगैरह हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है और उनके पैकेज का पार्ट होती है। तो वो ज़रा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद आएंगे तो आपको पूरा कैंप बुक कराना पड़ेगा। मैंने अभी रेट्स पूछे नहीं हैं, लेकिन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कॉटेजेस के, रूम्स के, कैंप्स के सारे जितने भी रेट्स हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि फेरी मेडोज़ का जो पूरा ट्रैकिंग पाथ है वो आपके साथ शेयर कर सकूं और प्लस फेरी मेडोज़ के ऊपर पहुंचने के बाद क्या व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। तो आज का ब्लॉग हो गया यहाँ पे ख़त्म और आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पैट्रियन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था जनाब फेरी मेडोज़ का रास्ता और ट्रैकिंग पाथ। और कल सुबह सुबह उठ के फेरी मेडोज़ से मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ब्याल कैंप की ट्रैकिंग करने, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। हाय लंबी जुदाई 4 दिन दा ओ प्यार रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा।